हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अजय पवार। तो हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 जो है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, ये वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वाली वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन। यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया followed the mixed economy frame by combining the advantages of the capital economic system with those of the socialist economy system। तो लास्ट वाले चैप्टर में हमने देखा कि जो इंडिया है उसने मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल जो फ्रेमवर्क है उसको अडॉप्ट किया था, जिसमें उसने क्या किया था कि जो दो टाइप की इकोनॉमी है, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी, इन दोनों के जो एडवांटेजेस है उसको मिक्स कर लिया था और उसने अपना नया मॉडल बनाया था जो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल था। Some scholars argue that over the years this policy resulted in the establishment of a variety of rules and laws which are aimed at controlling and regulating the economy। तो कुछ सोशलिस्ट ऐसा भी कहते हैं कि कुछ सालों बाद जो ये पॉलिसी है, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमिक जो पॉलिसी है, वो क्या रिजल्ट करेगी कि एक बहुत सारे रूल्स और लॉज को बना देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इंडियन इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाएगी और रेगुलेटेड हो जाएगी। एंडेड अप इंस्टेड इन हैम्परिंग द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और ये क्या करेगी, जो प्रोसेस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसमें एक रुकावट क्रिएट कर देगी। Others state that India, which started its development path from near stagnant, has since been able to achieve growth in saving। और कुछ स्कॉलर्स ऐसा भी कह रहे थे कि जो इंडिया जिसने सिर्फ स्टेगनेंटेशन से स्टार्ट किया, मतलब एक रुकी हुई इकोनॉमी से स्टार्ट किया, उसने क्या क्या अचीव कर लिया अभी तक। ग्रोथ इन सेविंग, जो सेविंग है उसमें ग्रोथ अचीव कर लिया है। और डेवलप्ड अवर डाइवर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर, और एक डाइवर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर उसको डेवलप कर लिया, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज है उसको अच्छी तरह से डेवलप कर लिया है। विच प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ गुड्स, जो बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे। एंड एक्सपीरियंस्ड सस्टेन्ड एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट। और क्या एक्सपीरियंस कर रहा है कि जो एग्रीकल्चर से आउटपुट है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड है, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है और जिससे हमारी जो फूड सिक्योरिटी है वो अचीव हो गई है। इन 1991 इंडिया मेट विद एन इकोनॉमिक क्राइसिस रिलेटेड टू इट्स एक्सटर्नल डेट। तो 1991 में इंडियन इकोनॉमी में क्राइसिस आ गया, वो किससे रिलेटेड था, एक्सटर्नल डेट के ऊपर, मतलब जो हमने बाहर से लोन दे रखे थे उससे रिलेटेड इंडियन इकोनॉमी में क्राइसिस आ गया। द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू मेक पेमेंट्स ऑन इट्स बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रोड। तो वो क्राइसिस क्या था कि जो गवर्नमेंट है उसने जो लोन्स ले रखे थे वो उसकी रीपेमेंट नहीं कर पा रही थी। Foreign exchange reserve, which were generally maintained to import petroleum and other important items, dropped to level that it was not sufficient for even a fortnight। तो क्या हो गया था, जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री का जो पैसा अपने पास रखती है ताकि जब भी वो दूसरे देशों से ट्रांजैक्शन करे तो वो उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। तो वो फॉरेन एक्सचेंज है वो इंडिया इसलिए यूज करती थी, जब वो पेट्रोलियम को इंपोर्ट करती थी या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट आइटम है उसको इंपोर्ट करती थी, तो वो उसके बदले में फॉरेन एक्सचेंज को देती थी। तो जो हमारा फॉरेन रिजर्व है वो इतना ड्रॉप हो गया था कि हम फोर्टनाइट पेमेंट भी नहीं कर सकते थे। फोर्टनाइट पेमेंट मतलब 14 डेज की जो पेमेंट होती है हम उतना भी पेमेंट अब नहीं कर सकते थे, हमारे पास इतना कम रिजर्व रह गया था। द क्राइसिस वॉज फर्दर कंपाउंडेड बाय रेजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स। तो इस क्राइसिस की वजह से क्या हुआ, जो एसेंशियल गुड्स है उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी से राइज होने लग गए। ऑल दिस लीड द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ पॉलिसी। और इससे क्या हो गया, जो गवर्नमेंट है उसको फोर्स किया गया कि वो एक नई सेट ऑफ पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करे जो इंडिया के फेवर में हो। मेजर विच चेंज द डायरेक्शन ऑफ आवर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। तो वो क्या करेगी, जो हमारे डेवलपमेंट की जो तरीके है उसको चेंज कर देगी। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ द क्राइसिस, मेजर measure that the government has adopted and their impact on various sectors of the society। तो इस वाले जो चैप्टर उसमें हम क्या करेंगे कि जो क्राइसिस है वो क्यों अराइज हुए थे या फिर उसका बैकग्राउंड क्या था, वो सारी चीजें हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए, क्या क्या अडोप्ट किए मेजर्स, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा सेक्टर जो हमारी इकोनॉमी है वो राइज होना शुरू होगी। आज का हमारा सेकंड टॉपिक है बैकग्राउंड। तो आज हम करने वाले हैं कि जो क्राइसिस है वो राइज क्यों हुए थे। सो लेट्स बिगिन। The origin of the financial crisis can be traced from the inefficient management of the Indian economy in 1980s। तो मेन रीजन क्या है फाइनेंशियल क्राइसिस के राइज होने का, कि जो मैनेजमेंट है वो हमारा इनएफिशिएंट था, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से जो हमारी इकोनॉमी थी वो अच्छी तरह से मैनेज नहीं की गई थी 1980s के टाइम पे। We know that for implementing various policies and its general administration, the government
generate fund from various sources such as taxes, running of public sector enterprise etc. तो हमें पता है कि जो गवर्नमेंट है उसको अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उसको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, जो वो कहाँ से लेती है। एक सौ टैक्सेस से लेती है, अमीर लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है, वहां से लेती है। और जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को वो रन करते हैं, उससे जो प्रॉफिट होता है वो उससे पैसा लेती है, और जो अपने गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाती है। When expenditure is more than income, the government borrowed to finance the deficit from banks and also from people within the country. जब क्या होता है एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा ज्यादा हो जाता है इनकम से, मतलब अगर हमारे पास जितनी इनकम है उससे ज्यादा अगर खर्चा हो जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो कर लेती है। कहाँ से? बैंक से ले लेती है, या फिर पीपल से ले लेती है, कंट्री से, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लेती है, जैसे कि आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक से ले लेती है, ताकि वो अपने डेफिसिट है या फिर जो उनको लॉस हुआ उसको कवर अप कर सके। व्हेन वी इंपोर्ट गुड्स लाइक पेट्रोलियम वी पे इन डॉलर्स विच वी अर्न फ्रॉम आवर एक्सपोर्ट। और अगर हम कोई भी गुड्स या फिर कोई भी आइटम अगर हम इंपोर्ट करते हैं, मतलब दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में उसको खरीदते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम उस टाइम पे खरीदती थी, अभी भी खरीद रही है हमारी गवर्नमेंट, तो हमें क्या करना पड़ता है, डॉलर्स में पे करना पड़ता है जो हम अर्न करते हैं अपने एक्सपोर्ट से। डेवलपमेंट पॉलिसीज डेवलपमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग दैट इवन दो द रेवेन्यू वर वेरी लो। तो क्या हो गया था, जो हमारा रेवेन्यू अर्न कर रही थी वो गवर्नमेंट, वो बहुत ज्यादा कम थी। किसके हिसाब से? जो हमारे एक्सपेंडिचर है उसके हिसाब से। द गवर्नमेंट हैज टू ओवरशूट इट्स रेवेन्यू टू मीट चैलेंजेस लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो जो भी ये रेवेन्यू गवर्नमेंट अर्न कर रही थी, तो इंडिया में बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये सारी चीजों को मेट करने में जो गवर्नमेंट वो सारा खर्च हो जाता था। The continued spending on development program of the government did not generate additional revenue. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये सारी प्रॉब्लम्स थी, इन सभी के ऊपर जो वो रेवेन्यू है वो खर्च करती गई, जिसकी वजह से क्या हो गया, कोई भी एडिशनल रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एस्टेब्लिश करती या फिर कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करती, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसको एज अ इनकम दोबारा जनरेट हो जाता है वो पैसा। बट उसने क्या किया, उसने डेवलपमेंट प्रोग्राम में इनको खर्च कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, कोई रेवेन्यू एडिशनल रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। Moreover, the government was not able to generate sufficient from internal sources such as taxation. तो एक और यहाँ पे कहा गया कि जो गवर्नमेंट है वो एडिशनल रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी। कौन से सोर्सेज से? टैक्सेशन वाला जो सोर्सेज है, मतलब जो अमीर लोगों से है उनसे टैक्स के रूप में पैसा कलेक्ट करना, तो वो भी इंडियन गवर्नमेंट अच्छी तरह से नहीं कर पा रही थी। व्हेन द गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग अ लार्ज शेयर ऑफ इट्स इनकम on areas which do not provide immediate reasons such as social sector, defense, there was a need to utilize the rest of the revenue in a highly efficient manner. तो जो गवर्नमेंट है वो अपना इनकम का लार्ज शेयर कहाँ पे खर्च कर रही थी, जहाँ पे इमीडिएट रिटर्न नहीं आने वाला था, सच एज जैसे कि सोशल सेक्टर में या फिर डिफेंस में। तो यहाँ से कोई भी एक एक टाइम से एक ही दम जो इनकम है वो जनरेट नहीं होने वाली थी, धीरे धीरे जनरेट होने वाली थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो बाकी बच गया, जो रेवेन्यू हमारे पास बच गया, उसको इतने हाईली एफिशिएंट मैनर से इंडियन गवर्नमेंट को खर्च करना था कि जो हमारी इनकम है वो थोड़ी थोड़ी आने लगे या फिर हमारी इनकम जनरेट हो जाए। द इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाज आल्सो नॉट वेरी हाई टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंडिचर। अब जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंडियन गवर्नमेंट ने सेटअप किए थे, उनसे जो इनकम हो रही थी वो भी इतनी ज्यादा हाई नहीं थी कि जो वो एक्सपेंडिचर कर रही है इंडियन गवर्नमेंट उसको मीट आउट कर सके। At times, our foreign exchange borrowed from other countries and international monetary fund were spent in meeting consumption needs. तो क्या हो गया कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी दूसरी कंट्री से या फिर बाहर वाले जो लैंडर्स होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इन सब से जो भी पैसा लिया था, वो कोई भी एडिशनल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्सपेंडिचर नहीं कर रही थी। वो क्या कर रही थी, वो कंजप्शन नीड को फुलफिल करने के लिए उस पैसे को यूज कर रही थी। नीदर वॉज एन अटेम्प्ट टू मेक रिड्यूस सच spending nor sufficient attention was given to boost export to pay for the growing import. तो ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया गया कि जो हमारे पास पैसा है उसको हम ऐसे ही यूज करें, इतनी सफिशिएंटली उसको यूज करें कि वो जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट करे, उससे क्या हो, जो हमारे पास पैसा जनरेट हो और हम अपने इनकम और हम अपने इंपोर्ट की पेमेंट कर सकें। In the late 1980s, government expenditure began to exceed its revenue by such large margin. तो लेट 1980s में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो इतना ज्यादा बढ़ने लगा रेवेन्यू के मुकाबले कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उसको मीट आउट कर ही नहीं सकती थी। बोरोइंग्स के द्वारा भी उसको जो एक्सपेंडिचर उसको मीट आउट भी नहीं किया जा सकता था।
प्राइसेस ऑफ मैनी एसेंशियल गुड रोज शार्पली, तो जो बहुत सारे एसेंशियल गुड्स होते हैं उनके जो प्राइस है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगे। इंपोर्ट ग्रू एट अ वेरी हाई रेट विदाउट मैचिंग ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट, तो इंपोर्ट इतनी जल्दी जल्दी बढ़ने लगे कि वो जो एक्सपोर्ट हम कर रहे थे उसकी ग्रोथ से मैच कर ही नहीं पा रहे थे। एट पॉइंटेड आउट अर्लियर, foreign exchange reserve declined at a level that was not adequate to finance import for more than 2 weeks। तो हमें चैप्टर के शुरुआत में ही बताया था कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इतना डिक्लाइन हो गया कि हम 2 वीक की पेमेंट भी नहीं कर पा रहे थे पेट्रोलियम की। देर वॉज ऑल्सो नॉट सफिशियंट फॉरेन एक्सचेंज टू पे द इंटरेस्ट, तो हमारे पास इतना भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं था कि जो हमने बाहर से लोन लिया उसके ऊपर जब हम इंटरेस्ट देंगे तो हम उसको दे सके। दैट नीड टू बी पेड एट इंटरनेशनल लेंडर्स, जो इंटरेस्ट हमें इंटरनेशनल लेंडर को देना था वो भी हम पे नहीं कर पा रहे थे। ऑल्सो नो कंट्री और इंटरनेशनल फंड वॉज विलिंग टू लैंड टू इंडिया, और इंडिया की इतनी बुरी हालत होगी कि कोई भी इंटरनेशनल फंडर या फिर कोई भी कंट्री इंडिया की हेल्प करने के लिए आगे नहीं आ रही थी। इंडिया अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक। तो यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो उसके बाद क्या हो गया, इंडिया में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया तो इंडिया किसके पास गया, वर्ल्ड बैंक के पास गया और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गया कि मुझे कुछ पैसा चाहिए एज ए लोन, एंड रिसीव $7 बिलियन एज लोन टू मैनेज द क्राइसिस। और इन वर्ल्ड बैंक ने या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या किया, इंडिया को $7 बिलियन का लोन दे दिया ताकि वो अपने क्राइसिस को मैनेज कर सके। फॉर अवेलिंग द लोन, द इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सेप्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी बाय रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। तो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के सामने क्या शर्त रखी, हम आपको पैसा तभी देंगे जब आप अपनी कंट्री को लिबरलाइज कर दोगे। मतलब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि इंडियन इकोनॉमी ने जो बाहर वाली कंट्रीज थे उनकी जो कंपनीज थी उनके ऊपर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि आप इंडिया में आकर ऐसी चीजें नहीं बेच सकते या फिर ज्यादा नहीं बेच सकते। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, इंडियन इकोनॉमी को फोर्स किया कि आप अपनी जो कंट्री है उसको खोल दो, अपनी इकोनॉमी को खोल दो ताकि जो बाहर वाली कंट्री है वो भी इंडियन इकोनॉमी में आ सके। रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी एरियाज, और आप जो बहुत सारे एरियाज है उसमें अपना जो गवर्नमेंट का रोल है उसको रिड्यूस कर दो, और जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस हो रही थी इंडिया में या फिर दूसरी कंट्रीज पे तो उसको भी आप रिमूव कर दो। ये 3-4 शर्त वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के ऊपर रखी थी। इंडिया एग्री टू द कंडीशन ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड द IMF एंड अनाउंस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो इंडिया के पास और कोई चारा नहीं था कि वो जो लोन है उसको वो चाहिए था ताकि वो अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको मैनेज कर सके। तो उसने क्या किया, उसने जो कंडीशंस थी वर्ल्ड बैंक की और IMF की उसको मान लिया, और क्या पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी अनाउंस कर दी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंसिस्टेड ऑफ वाइड रेंजिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो बहुत सारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे वो अपने अंदर ले हुए थे, उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज को डिस्क्राइब किया। द थ्रस्ट ऑफ द पॉलिसीज वाज टुवर्ड क्रिएटिंग मोर क्रिएटिव एनवायरनमेंट इन द इकोनॉमी। तो जो इस पॉलिसी को लाने का मेन मोटिव क्या था कि एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए इकोनॉमी में, और जो बैरियर्स थे एंट्री पे या फिर ग्रोथ ऑफ द फर्म उन सभी को रिमूव कर दिया जाए। दिस सेट ऑफ पॉलिसीज आर ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। मतलब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो भी सारी पॉलिसीज को डिस्कस किया जा गया था उसको 2 सेट में बांट दिया गया था। सबसे पहले देखते हैं पहले सेट में स्टेबलाइजेशन मेजर्स और दूसरे में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। तो सबसे पहले देखते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स। स्टेबलाइजेशन मेजर्स आर शॉर्ट टर्म मेजर्स, ये शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं इंटेंडेड टू करेक्ट सम ऑफ द वीकनेस दैट हैव बीन डेवलप्ड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड टू ब्रिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। तो स्टेबलाइजेशन मेजर्स का मेन मोटिव क्या था कि वो इंडियन इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन मेंटेन कर सके, किस किस पार्ट पे, एक तो बैलेंस ऑफ पेमेंट उसके क्राइसिस को मेंटेन कर सके, और जो इन्फ्लेशन थी, जो महंगाई थी उसको कंट्रोल में ला सके। इन सिंपल वर्ड दिस मींस दैट देयर वाज नीड टू मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड कीप द राइजिंग प्राइसेस अंडर कंट्रोल। अगर हम जो स्टेबलाइजेशन मेजर्स है उनको सिंपल वर्ड में बोले तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का जो रिजर्व है उसको सफिशिएंटली मैनेज करना, और जो प्राइस राइज हो रहे हैं बहुत सारे एसेंशियल गुड को उसको कंट्रोल में लाना, ये 2 मेन मोटिव थे स्टेबलाइजेशन मेजर्स से। ऑन द अदर हैंड अब स्ट्रक्चर रिफॉर्म मेजर्स के देखते हैं। स्ट्रक्चर रिफॉर्म पॉलिसीज आर लॉन्ग टर्म मेजर्स एम्ड एट इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी। अब स्ट्रक्चर रिफॉर्म मेजर्स क्या कर रही थी, वो लॉन्ग टर्म मेजर थे और इसका मेन एम क्या था कि जो एफिशिएंसी है इकोनॉमी में उसको बूस्ट करना और इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस है उसको इंक्रीज करना। कैसे इंक्रीज करेंगे, अगर हम इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस, जो भी रिजिडिटीज थी उन सभी को रिमूव कर देना बहुत सारे सेगमेंट में इंडियन इकोनॉमी में।
द गवर्नमेंट इंटेंडेड अ वैरायटी ऑफ पॉलिसीज विच फॉल अंडर 3 हेड्स। द गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस किया जो 3 हेड में बांटी गई मेनली, दैट इज लिबरलाइजेशन सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों में जो सारी पॉलिसीज थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, उन सभी को बांट दिया और ये आगे आने वाला चैप्टर इन्हीं तीनों पॉलिसीज के ऊपर है। तो आज हम यहीं तक ही रखते हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लिबरलाइजेशन पॉलिसी है उसको कवर अप करेंगे। होपफुली आपको बैकग्राउंड और जो इंट्रोडक्शन है वो फुली क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये सभी पूरा एनसीईआरटी से लिया गया है, तो जो आपकी क्लास 12 की प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकती है। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।